सो गुड इवनिंग। केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा हम पढ़ रहे थे। आज बात करेंगे ले शैटलियर्स प्रिंसिपल की। फाइन। अब ले शैटलियर प्रिंसिपल है क्या? ये सिंपली जैसे हमें पता है कि हमारे पास कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है और मान लीजिए हम एक्सटर्नल पैरामीटर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दें। छेड़छाड़ मतलब उनको चेंज कर दें। अब एक्सटर्नल पैरामीटर का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं मैं उनको चेंज कर दूं, जो मेरा वॉल्यूम है मैं उसको इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर दूं, मैं प्रेशर को इंक्रीज कर दूं, डिक्रीज कर दूं, जो कंटेनर में जिसमें रखे हुए हैं उसके प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज कर दूं, मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं, मैं उसमें कोई एक्सटर्नल पार्टिकल्स ऐड कर दूं। तो ये सारे एक्सटर्नल पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यही बताता है ये ले शैटलियर्स प्रिंसिपल। फाइन, समझ में आया? तो हमने क्या कहा आपसे कि एक हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है और हमें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं एक्सटर्नल पैरामीटर्स में। एक एक चेंज को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। लिखिएगा, इफ अ चेंज इज अप्लाइड, if a change is applied to the system, if a change is applied to the system at equilibrium, सिस्टम जो इक्विलिब्रियम पे है उसमें आपने कुछ चेंज करना है, then equilibrium will be shifted in that direction in which it can be minimized. It can be minimized. The effect of change applied and the new equilibrium, या इसको न्यू को ब्रैकेट में कर लीजिए, द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड अगेन, द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड अगेन अंडर न्यू कंडीशंस। ऐसा पहले इसको लिख लीजिए फिर समझते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम पे था और हमने उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। अब डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं, या इनको डिक्रीज भी कर सकते हैं। फाइन। तो क्या होगा अगर हमने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया है? तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होगा और उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो इस इफेक्ट को मिनिमाइज कर पाए। अब ये बड़ी कॉमन सी चीज है कि मान लीजिए आप इक्विलिब्रियम पे हैं, कोई आपको डिस्टर्ब करना चाहेगा तो आप क्या करना चाहेंगे? आप चाहेंगे कि आप इक्विलिब्रियम पे रहें। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी तो आप दूसरी जगह जाके वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है। तो यही लिखा हुआ है अंडर न्यू कंडीशन। अब जरा इसको एक एक करके समझते हैं। पहले हम वो फैक्टर्स लिख लेते हैं जिनको हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो पहला फैक्टर लिखिएगा, concentration of reactants and products। सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे और यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन रहता है। ये हम बात करेंगे केवल गैसियस स्टेट की, डिटेल में पढ़ेंगे, पहले सब पॉइंट्स नोट कर लीजिए। सेकंड हम चेक करेंगे वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल। जिस भी
वेसल में हमने रिएक्शन कराई हुई है, उसके वॉल्यूम को हम इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, फिर इसका इफेक्ट देखेंगे। थर्ड हम देखेंगे टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इसको हम चेंज करेंगे या इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, टोटल प्रेशर को। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, प्रेजेंस ऑफ सम इनर्ट गैसियस सब्सटेंस, इनर्ट गैसियस सब्सटेंस। अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा, वैसे तो जब मैं इसको पॉइंट आएगा तो उस समय डिस्कस करूंगा इसे, बट इनर्ट गैस से सबको लगता है वही जो स्टैंडर्ड हमने पढ़ी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये 6 गैसेस, ऐसा नहीं है। इनर्ट गैस सब्सटेंस का मतलब है ऐसा गैसियस सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, वो इनर्ट गैस। तो यहाँ जरूरी नहीं कि आप जो है वहां ढूंढ रहे हैं कि आपके पास हीलियम तो है नहीं सर, इनर्ट गैस कैसे होगी, कोई भी गैस हो सकती है जो रिएक्ट ना करे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज करके देखेंगे क्या इफेक्ट आएगा। और लास्ट एक और देखेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो 6 इफेक्ट्स को हमें देखना है। ठीक, तो ये 6 पैरामीटर्स आप कह सकते हैं, बिल्कुल पैरामीटर्स कह सकते हैं। तो 6 पैरामीटर्स को हम इंक्रीज डिक्रीज ये करके देखेंगे। फाइन। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे तो यहां पर मैं एक आपको रेफरेंस के लिए कि आपके दिमाग में रहे कि हम कर क्या रहे हैं, तो ये हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने एक मूवेबल पिस्टन ले लिया है, ये हमारे पास मूवेबल पिस्टन है। अब बेटा जब बात होगी तो इसके वॉल्यूम V की बात होगी, ठीक है, इसका टेम्परेचर T, कंटेनर के अंदर की बात हो रही है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, इसे हम कहेंगे रिएक्शन वेसल। बार बार जो मैं टर्म यूज कर रहा था रिएक्शन वेसल, वो ये रहा। इसके अंदर हमारी कुछ गैसेस होंगी, अब कैसे आएंगी वो सब आगे देख लेंगे। ठीक है, और इस पे हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो अभी मैं एक फिर से एक रैंडम ले लेता हूं। चलिए, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है, अल्फा ए गैस gives you बीटा बी गैस। ठीक है, बिल्कुल ये हम बहुत सारे देख चुके हैं, NO4 gives you 2NO2 देख चुके हैं, PCl5 gives you PCl3 plus Cl2 देख चुके हैं, बहुत सारे हम इस तरह से देख चुके हैं, अमोनिया वाला देख चुके हैं। तो कोई भी हो सकता है, मैंने एक रैंडम ले लिया। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई इसमें इक्विलिब्रियम था, तो इक्विलिब्रियम मोल्स जो मेरे पास थे, लेट्स से वो A यहाँ पे थे और B मोल्स यहाँ पे थे। समझ में आया? तो इस तरह की सिचुएशन आपको ध्यान रखनी है। इसमें मैं थोड़े बहुत चेंजेस करता रहूंगा, बट रेफरेंस के लिए मैंने ये आपको दिखा दिया। अब जैसे हमें वॉल्यूम चेंज करना होगा, तो मैं पिस्टन को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। सेम वे हम प्रेशर कह सकते हैं, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर को सेम रख लेते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी है, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूंगा तो प्रेशर जब इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सबको पता है ना, और वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं, और पहला पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ gaseous reactants and products। हाँ, किसी को भी चेंज कर सकते हैं आप। फाइन। अब इसमें शुरू करने से पहले ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा बेटा, अगर आपने सॉलिड या प्योर लिक्विड डाला, क्या डाला, सॉलिड या प्योर लिक्विड, तो ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम स्टेट में कोई इफेक्ट
नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, ये कई बार हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनी चेंज इन concentration of solid and pure liquid does not affect equilibrium। ये समझ में आया? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा हमने दो टर्म पढ़े थे, Q पढ़ा था, एक QC पढ़ा था। तो Q एंड QC बोथ रिमेन सेम लिख दें। हाँ, ये जो सॉलिड और लिक्विड, प्योर लिक्विड जो है, ये तो ना क्यू को चेंज करते हैं ना केसी को चेंज करते हैं, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, चलिए, तो इसीलिए हमने हेडिंग में ही दिया हुआ आपको कि ये गैसियस प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किया गया। अच्छा, चलिए, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास रिएक्टेंट है, गैसियस है, और ये मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिए। ठीक है, और इसके A मोल, इसके B मोल। फाइन। अच्छा, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं अभी डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 1 ले, सॉरी 0 ले लेता हूं, 0 ले लेता हूं। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए मुझे के क्या होगा इस इक्वेशन पे। के कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा B बाय A, और ये मेरा बढ़िया सा इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये इक्विलिब्रियम के A मोल्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हम केस 1 ले रहे हैं। पहला केस देखिए, पहला केस मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मैंने जो रिएक्टेंट थे उनके कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो कैसे इंक्रीज करूंगा? मैंने आपसे कहा कि मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। ठीक है, चलिए, तो ए तो आपके पास पहले से थे, मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने एन और डाल दिया, एन और डाल दिया। अच्छा, यहां पे बी थे आपके पास। फाइन, जल्दी से मुझे बता दो क्यू क्या आ गया। क्यू सी लिख लेते हैं, कंसेंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो अभी वन मोल ले लीजिए, 1 लीटर ले लीजिए, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर ले लीजिए, तो सीधे आप मोल के टर्म्स में लिख सकते हैं। बी लिखेंगे तब भी वो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने वो डेल्टा एन जी को 0 ले लिया है, और कोफिशिएंट भी आपको मैंने नहीं दिए हुए। ठीक है, तो यहां पे क्यूसी अगर आप देखेंगे तो क्यूसी आपका क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए प्लस एन। कुछ बात समझ में आई? मोल्स पर लीटर। देखिए देखिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। बेटा आप कंसेंट्रेशन लिखोगे ना, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, ए प्लस एन बाय वॉल्यूम वी, बी बाय वी। कोफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो जब आप करेंगे डिवाइड कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो वी और वी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। PCl3 Cl2 वाला जो केस मैंने आपको दिखाया था वो मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं। ठीक है, हाँ, अभी मेरा जो कंसेंट्रेशन है वो किसी और चीज पे है, इसलिए मैंने सिंपल सी इक्वेशन ली जिससे आप वहां पे डिस्टर्ब ना हो। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि आपका Q जो है वो ये K से, KC जो लिखा ना मैंने यहाँ पे, KCB बाय A से इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? अब Q इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? वेरी गुड। QC लेस देन के इक्विलिब्रियम आ गया, या KC के लीजिए, KC के लीजिए। रिएक्टेंट बढ़ रहे हैं ना बेटा, मैंने क्या किया, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाया, तो रिएक्टेंट तो नीचे होता है, A प्लस एन आया, A प्लस एन बड़ा हो गया, एन तो पॉजिटिव है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो जब मेरा QC लेस देन KC होता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट इफेक्ट करेगी, इक्विलिब्रियम स्टेट शिफ्टेड कह दूं,
और शिफ्ट्स लिख लो, ठीक है। किधर शिफ्ट करेगी? अब जरा समझना बेटा, मैंने कंसंट्रेशन चेंज किया, कंसंट्रेशन चेंज करने से मेरे क्यू पे इफेक्ट पड़ा, ये तो इफेक्ट आया है, ठीक है। अब रिस्पॉन्स क्या होगा? रिस्पॉन्स क्या होगा? ये रिएक्शन क्या चाहेगी? क्यू जो है वो के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाए, यही तो पढ़ा ना हमने। हाँ, तो रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा? ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी। बात समझ में आई? फॉरवर्ड शिफ्ट करने का मतलब आपके रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन थोड़ा कम होगा और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? बिकॉज आपका केसी जो है वो सेम रहेगा, बिकॉज योर टी इज कांस्टेंट। हमने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, हमने केवल कुछ मोल्स ऐड किए हैं, किसके? रिएक्टेंट के। तो केसी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, केसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यू पे फर्क पड़ गया। तो आपकी रिएक्शन या इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करेगी। किधर शिफ्ट करेगी? इस डायरेक्शन में कि आपका के सी फिर से मेंटेन हो जाए। आया समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। केसी तो वही रहना है ना, तो आपका कंसेंट्रेशन इस तरह से आएगा कि रेशियो वो मेंटेन हो जाए, इक्विलिब्रियम नया बन जाए। ओके, तो अब जरा देखें नया इक्विलिब्रियम जब बनेगा तब क्या होगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं न्यू इक्विलिब्रियम। मैंने आपसे कहा न्यू इक्विलिब्रियम में मेरे पास कितने थे? a प्लस एन, इसमें से लेट से x कम हो गए, x मोल जो है वो कन्वर्ट हो गए किसमें? प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट के कितने बन गए बेटा? b प्लस एक्स। ये समझ में आया? r गिव्स यू प्रोडक्ट, यहां पे ऐसे लिखा हुआ था हमने ऊपर, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखें के इक्विलिब्रियम ओल्ड इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम न्यू। ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए जरा सोचे। टेम्परेचर कांस्टेंट है ना भाई। हुआ क्या, यहां पे तो आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था। कब डिस्टर्ब हुआ? इस सिचुएशन में। इसने तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया था, अब फिर से इक्विलिब्रियम बनेगा। तो आपने कहा चेक कर लिया कि किधर शिफ्ट हो रहा है, आपने कहा फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब जितने भी मोल्स आपके रिएक्टेंट के थे ए प्लस एन, उसमें से कुछ मोल कम हो जाएंगे, ठीक। तो आपने कहा ए प्लस एन माइनस एक्स मोल हो गए मेरे, और उतने ही मोल्स प्रोडक्ट के इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि मैंने जो कोफिशिएंट लिया हुआ है वो 1 1 लिए हुए हैं दोनों, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया। तो जल्दी से देखिएगा जरा, यहाँ पे ओल्ड इक्विलिब्रियम क्या था? बी बाई ए। चेक करके बता देना बेटा मुझे अगर कुछ गड़बड़ हो तो। और फाइनली क्या होगा? बी प्लस एक्स अपॉन ए प्लस एन माइनस एक्स। ये कुछ समझ में आया? और यहां ध्यान रखना x मेरा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 है और b प्लस एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ये दो चीजों का ध्यान रखना। हाँ, x ऐसा नहीं कि आपने कोई नेगेटिव नंबर ले लिया, जो हमने एजम्पशन लिया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अच्छा, अब देखिए जरा यहाँ क्या हो गया। यहां पे आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं a प्लस एन माइनस एक्स अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू b प्लस एक्स अपॉन बी। ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चलिए, बड़ी बढ़िया बात है। अब देखिए b प्लस एक्स अपॉन बी, ये आपका ग्रेटर देन 1 होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा। x भी पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात। तो अब आप क्या लिख सकते हैं? आप यहां पे लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस एक्स अपॉन ए इज ग्रेटर देन 1। क्या ऐसा लिख दूं? अभी समझ में आएगा आपको क्यों ऐसा लिख रहा हूं, चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो यहां पे मैं 1 प्लस एन माइनस एक्स अपॉन ए ग्रेटर देन 1 लिख सकता हूं। तो n माइनस एक्स
हाँ जी, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ठीक है, तो n माइनस एक्स अपॉन ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्या? चेक करो, n माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, n माइनस एक्स अपॉन ए इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो मैं कह सकता हूं n माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 या n ग्रेटर देन x। ये समझ में आया? ये सारी एक्सरसाइज जो थी वो मैंने आपको ये दिखाने के लिए लिखाई। इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना, n ग्रेटर देन x का मतलब क्या हुआ? n क्या माना था हमने? जो हमने मोल्स ऐड किए थे। और x क्या माना था? जो उसमें से कुछ कंज्यूम हो चुके थे नए इक्विलिब्रियम के टाइम पर। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पुराना इक्विलिब्रियम नहीं आया। पुराने जो कंसेंट्रेशन था ना, हाँ, ए मोल थे हमारे पास, रिएक्टेंट के ए मोल थे, अब उससे कुछ ज्यादा ही होंगे, वो वापस ए वाले मोल्स नहीं आएंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया कि वापस ओल्ड इक्विलिब्रियम वाला कंसेंट्रेशन नहीं आ पाया। कोशिश तो की लेकिन नहीं आया। ठीक है, तो रिएक्टेंट के मोल्स इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम क्या हुआ? शिफ्ट हो गया। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, मैथ्स इतनी नहीं पूछी जाएगी, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया, बट सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या आया? अगर आपने रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाया तो आपकी इक्वेशन किधर शिफ्ट होगी? टुवर्ड्स प्रोडक्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेंगे, ऐसा कह सकते हैं आप, और एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा। उस इक्विलिब्रियम की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा जरा एक और चीज देखें, केस 2 देखें, केस 2 क्या कहेगा। इसमें रिवर्स केस ले लेते हैं। अब हम कह रहे हैं मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। मान लीजिए मैंने आपसे कहा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, कम कर दी भाई मैंने। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या थे, फिर से लिख लेते हैं। क्या है अपनी इक्वेशन जो थी? रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में था, प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में हमें दे रहा था कुछ। फाइन, ओके, और ये हमारे पास ए मोल थे, ये हमारे पास बी मोल थे, के हमारा बी बाय ए था। ये था ओल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया? कुछ ऐड कर दिया इसमें, ओ सॉरी, इसमें से रिमूव करना है, तो a माइनस एन ये नया आ गया। ठीक है, और ये बी रहे, ऐसा हमने चेंज किया। दिस इज अवर चेंज। अब यहां पे जैसे ही हमने चेंज किया तो हम क्यू निकाल लेते हैं। क्यू की वैल्यू क्या आ गई बेटा? क्यू की वैल्यू आ गई बी अपॉन ए माइनस एन। समझ में आया? और ये बी बाई ए के बराबर तो नहीं है, कंफर्म है, क्योंकि आपको पता है एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एन की, भाई आपने कुछ निकाला है तो एन की वैल्यू 0 थोड़ी ले लेंगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू के। इसका मतलब क्या हो गया? Q ग्रेटर देन के, या QC ग्रेटर देन KC, आप जैसा लिखना चाहें, आप जैसा लिखना चाहें। KC का मतलब, क्योंकि हम कंसेंट्रेशन के टर्म्स में बात कर रहे हैं इसलिए KC कहते हैं। प्रेशर के टर्म्स में बात करेंगे तो KP कहने लगेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अब क्या होगा? इफेक्ट तो ये आ गया, आपको इफेक्ट क्या मिला? इफेक्ट मिला कि Q आपका QC या QC आपका के इक्विलिब्रियम से बड़ा हो गया। अब रिस्पॉन्स क्या आएगा? रिस्पॉन्स क्या आएगा? वापस करना चाहेगा, चेंज करना चाहेगा। ठीक है, ओके, तो इस कंडीशन में क्या होता था? हमें पता है इस कंडीशन में हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट होता था। क्यों बैकवर्ड शिफ्ट होता था? क्योंकि मेरे पास इक्विलिब्रियम स्टेट के कंसेंट्रेशन से जो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाता। रेशियो जो था ना, प्रोडक्ट ऑफ, हाँ बस ये ध्यान रखना है, के को देखिए ना, के आपका क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये के आपको कांस्टेंट रखना है। तो अगर आप रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को कम करेंगे तो प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन को भी कम होना पड़ेगा, तो वो कम होगा, इसका मतलब वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जा रहा है, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। बात समझ में आई?
अच्छा, अब जरा बात करते हैं न्यू इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो क्या होगा। अब न्यू इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ तो आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान हो गया, a माइनस एन, ठीक है ना, क्या करना चाहेगा, ऐड करना चाहेगा, तो प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि बैकवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है। और यहां पे आपका b माइनस एक्स हो जाएगा। कुछ समझ में आया भाई, बैकवर्ड का मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहे, रिवर्स वाली रिएक्शन हो रही है, तो b माइनस एक्स ये आ गया। चलो, तो k इक्विलिब्रियम ओल्ड इज इक्वल टू k इक्विलिब्रियम न्यू। रखें रखें, ओके, ये तो हमारे पास b बाय ए था शायद, देखो चेक करो। अच्छा, न्यू क्या आ गया, b माइनस एक्स अपॉन a माइनस एन प्लस एक्स, कुछ ऐसा बना। बिल्कुल जैसे पहले रीअरेंज किया था, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, a माइनस एन प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू b माइनस एक्स अपॉन बी, ऐसे लिख दूं। चलिए, अब आपको पता है x ग्रेटर देन 0 है, तो b माइनस एक्स b से छोटा हो जाएगा, तो आप क्लियरली लिख सकते हैं a माइनस एन प्लस एक्स अपॉन ए इज लेस देन 1, लिख सकता हूं, b माइनस एक्स अपॉन बी लेस 1 से छोटा हो जाएगा ना, ठीक है ठीक है। अब यहां से आप a माइनस एन प्लस एक्स लेस देन ए लिख सकते हैं, a को कैंसिल कर दीजिए, यहां से आपका क्या आ जाएगा, n को दूसरी ओर ले जाइए, x लेस देन n, अभी भी वही रहा बेटा, समझ रहे हो आप। तो जितने मोल्स आपने ऐड किए हैं कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, कंपनसेट समझते हैं, आपकी इक्विलिब्रियम क्यों शिफ्ट हो रही है, क्योंकि वो चाहती है कि कंसंट्रेशन वापस पुराने वाला आ जाए, जो भी आप चेंज कर रहे हैं वो चेंज का इफेक्ट ना हो, लेकिन पूरा पूरा वापस नहीं आ पा रहा है, ठीक है। यस, तो ये हमने आपको दिखा दिया कि इस केस में होता क्या है, शिफ्टिंग होगी। अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ाए, कंसेंट्रेशन की टर्म्स में बात करें, या मोल्स बढ़ा दिए, ठीक है, ओके, तो क्या होगा, शिफ्ट फॉरवर्ड होगी। और अगर आपने रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम किया या मोल्स कम किए तो बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी। चलिए, केस 3 बनेगा, केस 3 बनाते हैं। केस 3 लिखिएगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। अब बेटा मैंने क्या किया, जो मेरे पास प्रोडक्ट थे उनको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो बिल्कुल सीधी सी चीज अभी भी बिल्कुल सेम रहेगी। ये हमारे पास इक्वेशन थी, पहले हमारे पास ए और बी थे, हमारे पास इक्विलिब्रियम मेंटेन था, इसे हम ओल्ड इक्विलिब्रियम कह रहे हैं, और के की वैल्यू हमारी बी बाय ए थी, ठीक, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब मैंने किया क्या बेटा, चेंज किया, यहां पर प्लस एन डाल दिया, ठीक है, ये चेंज है मेरा। तो प्रोडक्ट में मैंने एन मोल्स ऐड कर दिए, प्रोडक्ट के ही ऐड किए बिल्कुल। चलिए, अब क्या होगा, यहां से Q आएगा, Q की वैल्यू आ जाएगी B प्लस एन बाई ए, समझ में आ रहा है। और यहां से आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये K से बड़ी वैल्यू होगी, जैसे ही ये बड़ी वैल्यू आएगी आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा, आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट। हाँ, अब मैं सारी चीजें फिर डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ये आपको क्लियर हो गया होगा पिछले 2 कंडीशन से, बिल्कुल। और आप चाहें तो यहां पे भी चेक कर सकते हैं, आप कहेंगे a प्लस एक्स, ये हमारे पास क्या होगा, a माइनस एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी रिएक्शन बैकवर्ड है, ठीक है। और यहां पे हमारे पास b प्लस एन माइनस एक्स, ये हमारे क्या हो गए, न्यू इक्विलिब्रियम के टाइम पे कंसेंट्रेशन या मोल, ठीक है, अभी मोल लेके चल रहे हैं हम, तो वॉल्यूम v से डिवाइड करेंगे तो भी यही आना है। चलिए, तो अब बेटा मेरे पास नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया, b प्लस एन माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये न्यू इक्विलिब्रियम हो गया। टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं तो T आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब K भी कांस्टेंट रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब पहले जो कंसंट्रेशन का रेशियो था और अभी जो कंसंट्रेशन का रेशियो है वो सेम हो गया होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a प्लस
एक मिनट, क्या गया, बी बाई, सॉरी बी बाई है, हाँ ठीक है ना। न्यू इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू ओल्ड इक्विलिब्रियम, ये हमने लिख दिया। चलिए इसको फिर से रीअरेंज करें, तो ये मेरे पास हो जाएगा b प्लस एन माइनस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस एक्स अपॉन ए, और ये मेरा ग्रेटर देन बना गया, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो क्या लिख सकते हैं, b प्लस एन माइनस एक्स इज ग्रेटर देन b, b से b कैंसिल, और यहां से भी सिचुएशन क्या आई, n ग्रेटर देन x। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैं कोई चेंज करूंगा तो इक्विलिब्रियम वापस बनेगा, नया इक्विलिब्रियम आएगा, लेकिन कभी भी 100% कंपनसेशन नहीं होगा। कंपनसेशन समझ रहे हैं, जितने मैंने मूल्स डाले ए के या जितने मैंने रिलीज किए वो सब वापस पूरे नहीं बन पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो अब जरा इस चीज को हम एक लाइन में लिख लें। एक लाइन मतलब, हाँ शॉर्ट में। पहला पॉइंट हमने कहा आपसे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज किया, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपको देगा फॉरवर्ड शिफ्ट, ये तो बात हुई, फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है। और अगर आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज किया तो ये आपको देगा बैकवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट। इतना आपको याद रखना है। एक और पॉइंट याद रखना है प्रोडक्ट के टर्म्स में, ठीक है। आप कहोगे अगर हमने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज किया तो हमारी रिएक्शन क्या होगी बेटा, बैकवर्ड शिफ्ट। क्या करना चाहेगी, जो कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज किया है उसको डिक्रीज करना चाहिए। और अगर हमने आपसे कहा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमने डिक्रीज किया है तो हमारी इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, है ना। बिल्कुल, ठीक है। और एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी हम सॉलिड कंपोनेंट अगर ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होगा, प्योर लिक्विड ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम इफेक्ट नहीं होगा। तो सेकंड पैरामीटर की बात कर रहे हैं, दैट इज वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम को हम चेंज करेंगे, ठीक। तो वॉल्यूम चेंज के लिए मैंने आपको बताया था, मैं एक कंटेनर एज्यूम कर ले रहा हूं। इस कंटेनर में मेरे पास एक पिस्टन है। इनिशियली मैंने इसका वॉल्यूम V और T को मैं कांस्टेंट रखूंगा, मैं केवल वॉल्यूम को चेंज करूंगा, ठीक है। और चलिए, मैंने अपनी इक्वेशन लिखी, अल्फा ए गैस गिव्स यू बीटा बी गैस, फाइन। क्यों अल्फा बीटा ले रहा हूं ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहां पे ये जरूरी है अल्फा बीटा लेना, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंसी आएगी। अब बेटा मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए मेरे पास ए मोल थे और बी मोल थे, कब थे ये, जब मेरे पास बढ़िया सा इक्विलिब्रियम मेंटेन था। ओके, तो मैंने आपसे पूछा भाई केसी कितना आया, आप के भी कह सकते हैं, के इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं और केसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो के कितना आया, आप कहोगे सर के की वैल्यू बी टू द पावर बीटा अपॉन ए टू द पावर अल्फा। अब देखना यहां पे 1/v टू द पावर डेल्टा एन जी ये आएगा। अब कई बोले सर समझ नहीं आया, देखिए मेरे पास वॉल्यूम था v, ये मैंने इक्विलिब्रियम में आपको मोल दिए, ठीक है। तो यहां पे मुझे बताइए कि मोलैरिटी क्या होगी। मोलैरिटी क्या आई, मोलैरिटी आई बेटा नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी A बाई वी, और यहां पे मोलैरिटी आई B बाई वी। ये मेरा कंसेंट्रेशन है, समझ में आया, कंसेंट्रेशन ये आ गया। चलिए, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरा केसी तो बता दो, तो आप क्या कहोगे, B अपॉन V टू द पावर बीटा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द पावर बीटा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है,
यस, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है प्रोडक्ट का, और रिएक्टेंट का कितना आएगा बेटा? वो आपका आ जाएगा a/v⁴ ठीक। चलिए जरा इसको देखें सॉल्व करके क्या आएगा। ये आपका गया b⁴ (1/v⁴β-α). क्या ये बन रहा है? β-α, और β-α क्या है? डेल्टा NG, अगर आपको याद हो। बिल्कुल, तो ये तो मैंने आपको केसी के टर्म्स में बताया। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं यहीं पे ना, केपी भी मैं आपको दिखा देता हूं, फिर बार बार इक्वेशन लिखनी पड़ेगी नहीं तो। अगर मैं आपसे कहूं कि पार्शियल प्रेशर क्या होंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, बिल्कुल आपने कहा सर ART/V होता है। अरे PV = NRT होता है, नंबर ऑफ मोल्स A हो गए, तो P = ART/V हो गया, और प्रोडक्ट्स का BRT/V हो गया। ये समझ में आया? बहुत अच्छे। अच्छा P टोटल कितना हो गया? ये टोटल किसका है? इक्विलिब्रियम मिक्सचर। जो इक्विलिब्रियम में हमारा मिक्सचर आया उसके लिए P टोटल कितना हो गया? आपने कहा सर A+B/RT/V, दोनों का प्रेशर ऐड हो गया। इक्विलिब्रियम के टाइम पे जो भी गैसेस थी उनका प्रेशर ऐड हो गया। ये बात समझ में आई? ये तो पहले से हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है, अब हमें चेंज करना है। तो अब देखिए मैं चेंज क्या कर रहा हूं। तो पहला चेंज मैं ले रहा हूं, आप इसे चाहें तो फिर से केस 1 लिख सकते हैं। हाँ जी, केस 1, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है, या ऐसे लिख लो, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड n टाइम्स। अब जरा सी देखना क्या चेंज, क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, क्या मोल्स चेंज हुए, क्या मोल्स चेंज हुए? ए में चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। बी में चेंज आया? नहीं आया। लेकिन कंसंट्रेशन जो था वो क्या हो गया? A/NV और B/NV। कितनों को ये बात समझ में? जैसे ही मैंने वॉल्यूम इंक्रीज किया, मोल्स तो सेम रहे, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज करते ही मेरे कंसंट्रेशन जो था वो चेंज हो गया। मोलैरिटी, न्यू मोलैरिटी मेरी 1/n टाइम्स हो गई, ठीक है। अच्छा अब यहां से मैंने आपसे कहा क्यू क्या आ गया, इसका क्यू क्या आएगा जरा देखो। तो आप, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। B/NV⁴ ऐसा कुछ आ रहा है, चेक करो। ओके, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? B/V⁴ ऊपर देखो ये केसी के बराबर था, इंटू 1/n⁴ ये आया। ओके, इसको क्या लिखें? Q = KC। ये देखो यहां देखो, ये KC की वैल्यू ये रखी हुई है। उसको मैंने अलग ढंग से भी लिख दिया था कि आपको कहीं और किसी फॉर्म में मिल जाए, यही तो है ये। तो यहां मैंने KC लिख दिया, डिवाइडेड बाय n⁴β-α। कोई डाउट हो तो पूछ ले बेटा। क्लियर है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब देखो Q की वैल्यू हो गई KC/n/β-α, या इसको मैं और अपने स्टाइल में लिख दूं, Q = KC/n⁴ΔNG। यही तो बात हुई थी। β-α क्या था हमारा? ΔNG। तो सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है आप? ये ΔNG। हाँ, n मान लीजिए मैंने डबल किया वॉल्यूम, या 10 टाइम्स किया, मैंने n टाइम्स कह दिया ना, तो 2 टाइम्स, 2 हाफ, कुछ भी आ सकता है। अभी मैं केस ले रहा हूं n greater than 1 का। हाँ, यानी मैं बढ़ा रहा हूं। ओके, तो ओके, इसमें ए पार्ट ले लीजिए।
अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है क्या होगा, जल्दी सोचो। डेल्टा एन जी बड़ा है तो बेटा ये वाला टर्म 1 से बड़ा हो जाएगा। मान लो 2 टाइम्स है तो 2 की पावर डेल्टा एन जी 3 है लेट से, तो 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। कुछ समझ में आया? तो 1 से बड़ा रहेगा। ओके, यानी आप कह सकते हो Q लेस देन KC हो जाएगा। बहुत ध्यान से, यही सारा खेल समझने वाला है। और यहां पे जैसे ही ये हुआ आपने कहा सर ये तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया क्योंकि Q की वैल्यू KC से कम आ रही। पहला केस समझ में आया? तो कभी भी आपका डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 हो और आपने वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। मैंने आपसे कहा डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 अगर आ गया, ये भी तो हो सकता है कंडीशन। 3 कंडीशन हो सकती है, या तो डेल्टा एन जी 0 से ज्यादा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से कम होगा। तो तीनों केसेस ले लेते हैं ABC। चलिए अब आप क्या कहोगे? अगर ऐसा हुआ तो कुछ भी हो जाए n की वैल्यू कुछ कर दो, Q इज इक्वल टू KC आ जाएगा। इसका मतलब नो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, जहां पे है वहीं पे रहेगा। आप कितना वॉल्यूम चेंज कर लो। कब? जब डेल्टा एन जी 0 होगा, ठीक है। और सी वाले केस में जब डेल्टा एन जी लेस देन 0 हो जाए, यानी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा? एन की पावर माइनस समथिंग ऊपर जाके केसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 से बड़ा है, क्यू ग्रेटर देन केसी कर देगा। समझ में आया? क्यू की वैल्यू, अभी एग्जांपल लगा देता हूं, चिंता मत करो, चिंता मत करो। इस केस में क्या होगा? क्यू की वैल्यू केसी से बड़ी होगी, यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तो क्या करेगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश, पीछे की ओर धक्का मारेगा, कहेगा भाई रिएक्टेंट बनाते हैं। तो ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो गया इक्विलिब्रियम। कुछ बात समझ में आई? चलिए तो एग्जांपल देखिए, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, यहीं पे लिख लीजिए। PCl5 gives you PCl3 plus Cl2। यहां पे क्या हो रहा है? बिल्कुल सही बात आपकी, डेल्टा एन जी 1 आ गया, 1 तो 0 से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, लेस देन 0 किसमें होता है? यहां देखो, N2 प्लस 3H2, ये आपको अमोनिया दे दिया। अरे मैं एक एक लिखा रहा हूं आपको, आप बहुत सारे लिख सकते हैं, है ना। ठीक है। तो जब भी इस तरह की आपको होगा क्या, एक इक्वेशन दी जाएगी, ऐसी आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और उसमें क्वेश्चन क्या आएगा? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा नहीं होगा, या फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जो करेक्ट है उसको टिक करना। तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि डेल्टा एन जी क्या है, और आप अगर वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं तो डेल्टा एन जी का इफेक्ट उस पर क्या पड़ेगा, ठीक है। अभी इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा प्रेशर के टर्म्स में। नेक्स्ट अभी देखते हैं, पहले इसको नोट कीजिए। थर्ड लिखिएगा बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और यहां पे हम लिख रहे हैं टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इसकी बात हो रही है, ठीक है। हाँ, अब जरा सी इसको थोड़ा सा समझना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको वॉल्यूम समझ में आ गया तो मान लीजिए फिर से मेरे पास वही केस है। मैंने आपसे कहा था टी को मैंने कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम मेरा वी है, फाइन। और पी टोटल क्या आएगा जरा बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर निकाला था, हमारे पास जो इक्वेशन चल रही थी, ए प्लस बी आर टी अपॉन वी, ये प्रेशर आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए, ए बी आर टी ये तो सब कांस्टेंट है, वेरी क्या कर रहा है? वी।
तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, टोटल प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और तो कोई चेंज है ही नहीं। इसका मतलब मैं प्रेशर में, अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो सेम इफेक्ट आएगा। कौन सा सेम इफेक्ट आएगा? कौन सा? बिल्कुल, वॉल्यूम डिक्रीज करने वाला। ये समझ में आया? प्रेशर इंक्रीज करने से वही इफेक्ट मिलेगा जो वॉल्यूम डिक्रीज करने से मिला था, वो हम पीछे सीख चुके। और इसी तरह से प्रेशर डिक्रीज करने से सेम इफेक्ट आएगा जो हमें किससे मिला था, वॉल्यूम को इंक्रीज करने से। ठीक है, तो बस अब क्या है, यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं इफ प्रेशर इंक्रीजेस। थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना, पहली बार लिखने में, क्योंकि उल्टा करना है। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, हाँ, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या हो रहा था, फॉरवर्ड शिफ्ट। तो प्रेशर में क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट। चेक करो जरा, पिछले वाले से अपोजिट होना चाहिए। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0, यहां पे तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा था, तो प्रेशर पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो प्रेशर से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक, और थर्ड केस हमारा था डेल्टा एन जी लेस देन 0। डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट, क्योंकि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा कई बार ये सारी चीजें कंफ्यूज करने लगती हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक लिख लीजिए। ये ट्रिक प्रेशर के लिए याद रखिएगा, वॉल्यूम के लिए इसको उल्टा कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, इफ प्रेशर इंक्रीजेस, ओके, देन it results in shift in equilibrium, या equilibrium shifts in that direction where moles decreases। ठीक है, हाँ, या आप इसे गैसियस कोफिशिएंट रिड्यूस हो रहे हो ये भी कह सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें मोल्स कम हो रहे हैं। ठीक, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास N2O4 है और ये मुझे दे रही है 2NO2। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब इनिशियली मैंने आपको, अच्छा चलिए पहले इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। 2 मोल हमारे पास N2O4 के हैं और 1 मोल हमारे पास NO2 का है। बहुत ध्यान से समझना है इसको, ये आ गया समझ में? चलिए, अच्छा इसका वॉल्यूम भी अज्यूम कर लीजिए। इसका वॉल्यूम हमने ले लिया लेट से 2 लीटर के कंटेनर में, 2 लीटर के कंटेनर में, तो ये हमारे पास 1 मोलर हो गया और ये हमारे पास हाफ मोलर हो गया। ठीक है, ओके। अब एक तरीका तो है कि आप डेल्टा एन जी चेक कीजिए, डेल्टा एन जी आपका ग्रेटर देन 1 है, आप उस इक्वेशन से चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपसे कहा कि केस 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा कि अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया तो ये किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, तो अभी अभी हमने आपसे क्या कहा था, अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम स्टेट उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कहां कम हो रहे हैं,
यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, इसका मतलब ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं, बस नंबर ऑफ मोल्स देखिए, इक्वेशन आपको दी होगी, इक्वेशन को चेक कीजिए। अब मैंने आपसे कहा भाई प्रेशर अगर मैंने डिक्रीज किया तो क्या होगा, प्रेशर अगर मैंने डिक्रीज किया तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, क्योंकि डेल्टा एनजी जीरो नहीं है, और अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो आपको वो समझ ही नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर दोनों ओर मोल बराबर हैं, वो भी देखी थी कहीं इक्वेशन, चलिए देख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। अगर दोनों ओर मोल बराबर है तो कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा ना, फॉरवर्ड जाए कहीं कोई मोल कम है ही नहीं, दोनों जगह बराबर हैं, और दोनों जगह अगर बराबर है तो कहीं नहीं जाएगी, वहीं पे रहेगी, तो उसमें शिफ्ट होगा ही नहीं। ठीक, अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो अब यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम इंक्रीज को देखना है प्रेशर डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज होने पे उस डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर मोल्स बढ़ रहे होंगे। मोल्स किधर बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये आपका फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। सबसे आसान तरीका है, ठीक है। और वॉल्यूम डिक्रीज करने पे आपका बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इस इक्वेशन के लिए मैंने बताया आपको ये, हाँ बाकी डिपेंड करेगा आपकी इक्वेशन कौन सी दी हुई। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा बेटा, प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस सब्सटेंस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, प्रेजेंस और एडिशन ऑफ इनर्ट गैसियस सब्सटेंस। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ये जो मैं इनर्ट गैसियस सब्सटेंस कह रहा हूं, इसका मतलब इनर्ट गैसेस से नहीं है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्ट ना करे, ठीक, जो इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट ना करे, उसे आप कहेंगे इनर्ट। इसमें आपके पास दो केसेस हैं, जनरली फर्स्ट केस ही पूछा जाता है, और वो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनर्ट गैस आपने, या इनर्ट गैसियस सब्सटेंस आपने ऐड किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फाइन। और यहां आप सीधे सीधे अपना आंसर लिख लीजिए, नो इफेक्ट। जरा सी इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हुआ क्या, मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, और ये कंटेनर एक रिजिड कंटेनर है, आपने फिक्स कर दिया है इसे, इसका वॉल्यूम वी फिक्स है, टेम्परेचर टी फिक्स है, ठीक। और इसमें कुछ आपके पास टोटल मोल्स हैं, कोई भी आपके पास इक्विलिब्रियम हो रहा था, चलिए वही पहले वाला ले लेते हैं, अल्फा ए गैस गिव्स यू बीटा बी गैस, ठीक है। हाँ ये हमने, चाहिए कुछ लिखने में गड़बड़ हो गई, ओके ऐसे लिख लीजिए, हाँ ठीक। इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ए मोल और बी मोल ये थे, ये यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा, ये इक्विलिब्रियम मोल्स हैं हमारे पास। मोलैरिटी क्या होगी बेटा, मोलैरिटी, मोलैरिटी हमारी हो जाएगी ए बाई वी, और ये हमारी हो जाएगी बी बाई वी, ठीक है। बिल्कुल यहीं पे हम पार्शियल प्रेशर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्शियल प्रेशर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, ए आर टी अपॉन वी और बी आर टी अपॉन वी। ये कुछ समझ में आया? चलिए, इस समय आपने कहा ये सिचुएशन थी, और हमने आपसे पूछा कि भाई केसी कितना आ रहा था, तो आपने केसी कैलकुलेट करके हमें बताया, ये हम पहले भी निकाल चुके ना, b टू दी पावर बीटा अपॉन a टू दी पावर अल्फा 1 बाय v टू दी पावर डेल्टा एन जी। इसलिए मैंने सेम इक्वेशन ले ली थी, जिससे आपको यहाँ पे ज्यादा मुश्किल ना आए। और kp जो हमारा आया था, एक्चुअल में इसको याद करने की जरूरत नहीं होती बेटा, ये तो आप वहां पे जो भी आप एज्यूम करोगे ना, जितना भी मोल आपको दिया होगा, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में देखा, ये वहीं पे बन जाता है, ये ए बी जो कुछ भी है ये वहीं पे आएगा। बट अभी हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ वैल्यूज लेनी है, तो उनको मैं न्यूमेरिकल ना लेके मैंने ए बी अल्फा बीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है।
तो बी बीटा बाई ए टू द पावर अल्फा, यहां पे आपके पास आ जाएगा आर टी बाई वी टू द पावर डेल्टा एन जी। कुछ समझ में आया? बिल्कुल, आप इसे उससे भी याद कर सकते थे, Kp इज इक्वल टू के सी आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी। बिल्कुल सही, ठीक है। अब जरा समझना कि पहले हमने आपसे कहा कि हमारे पास A प्लस बी मोल, ठीक है। अब इसी को हमने इसमें चेंज क्या किया, टोटल मोल्स जो मेरे पास हो गए A प्लस बी और ये प्लस एन जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन ये आ चुके हैं अंदर। जरा समझना क्या होगा, ठीक है। यहां पर टोटल मोल्स जो हो गए वो हो गए A प्लस बी बाई एन, वॉल्यूम आपका V, टेम्परेचर आपका T, क्योंकि इस पे आपने कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा? कंसंट्रेशन में, किसके कंसंट्रेशन में? जो आपकी गैस हमने ली थी ए के कंसंट्रेशन। अरे ए बाई वी ही तो रहेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं क्यू सी कंसंट्रेशन, ओके ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिखता हूं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक मिनट में करा दे रहा हूं, करेक्ट करा दे रहा हूं। ये लीजिए ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रिमेन सेम। ये बात समझ में आई? क्योंकि अभी भी वॉल्यूम वी है, उनके मोल तो ए और बी हैं, एन मोल ऐसे के आए जो रिएक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक। तो क्यूसी क्या हो जाएगा? क्यूसी इज इक्वल टू केसी। जब कोई चेंज ही नहीं हुआ कंसेंट्रेशन में तो क्या फर्क पड़ना है? कुछ बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा अगर केसी में कोई चेंज नहीं आया तो टेम्परेचर में कोई चेंज आया नहीं है, डेल्टा एनजी में कोई चेंज आया क्या? यहां पे कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा। डेल्टा एनजी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? जो मैंने गैस ऐड की ना तो वो प्रोडक्ट है और ना वो रिएक्टेंट है। तो डेल्टा एनजी क्या था? डेल्टा एनजी क्या था? कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, या आप ऐसे कह सकते हो समेशन कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। यही तो था हमारे पास। जो हमें इक्वेशन दी गई थी उसमें प्रोडक्ट के आगे जितनी जितनी वैल्यू लिखी थी उनको ऐड कर देना था। आया समझ में? तो एन तो इन दोनों में से कुछ नहीं है, इसका मतलब केपी भी क्या रहेगा? केपी ऑल्सो रिमेन्स सेम। हाँ जी। और क्यूपी अगर आप निकालोगे तो वो भी सेम ही आएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? नो चेंज। वो मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था, ये तो समझाया आपको कि क्यों चेंज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा तो फिर चेंज होगा क्या? ये समझना जरा, ये समझना कि हुआ क्या। देखो आप कहोगे प्रेशर ऑफ वेसल, जरा से ध्यान से समझना इसको, ये न्यू वाली कंडीशन में, ठीक है। ये कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस एन आर टी अपॉन वी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस बी प्लस एन, आर गैस कांस्टेंट है, टी आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और वी आपका वॉल्यूम। ये समझ में आया? इनर्ट गैसेस के मोल भी इसमें आ गए, बहुत बढ़िया। हाँ अब एक टर्म कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है, सम ऑफ, कैसे लिखें इसको, सम ऑफ प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम गैसेस। हाँ, जिन गैसेस के बीच में इक्विलिब्रियम है, या इक्विलिब्रियम मिक्सचर भी आप कह सकते हैं, गैसेस भी कह सकते हैं मिक्सचर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कितना होगा? इसमें एनआरटी बाय वी नहीं आएगा, ये क्या होगा? ए प्लस बी आर टी अपॉन वी।
बिल्कुल ये टोटल प्रेशर से कम होगा, आपकी बात बिल्कुल सही है, ये टोटल प्रेशर से कम होगा। हाँ, लेकिन इसका कोई, जो ये nRT/V वाला टर्म था ना, इसका कोई रोल है ही नहीं यहाँ। कब तक? जब तक आपने V को कांस्टेंट रखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला, कई बार क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ही आ सकता है, P वेसल इज इक्वल टू P इक्विलिब्रियम मिक्स मतलब मिक्सचर प्लस nRT/V। इसको नोट कर लो बेटा। हाँ, ये कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, उसमें आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर के बारे में जो है नंबर ऑफ मोल्स दे देंगे, या कुछ सीधे ये पूछ लेंगे कि इनका प्रेशर क्या आ रहा है, वहां पे ये काम में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोलैरिटी क्या रही, इस कंडीशन में मोलैरिटी क्या रही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की? सेम रही, कंसंट्रेशन सेम रहे ना। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर ये भी सेम रहे, ठीक है। टोटल प्रेशर ऑफ वेसल, यही तो हमने कहा था, यही तो चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। लेकिन एक और आ गया, आपसे पूछा गया पार्शियल प्रेशर या सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम गैसियस मिक्सचर, ये भी आपका सेम रहेगा, इस पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब बेटा केस 2 लिखिएगा, प्रेशर ऑफ वेसल कांस्टेंट। हाँ, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, एन मोल को हमने ऐड किया है, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे, एक बार कांस्टेंट प्रेशर पे। समझना, बहुत ध्यान से समझना। फिर से आपके पास एक कंटेनर है, अब अगर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं और आपने अपने मोल्स को A प्लस बी से शिफ्ट कर दिया है, A प्लस बी, साथ में आपके पास ये इनर्ट गैस के मोल्स आ गए, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, बिल्कुल। जरा सी हम यहां पर P इक्विलिब्रियम मिक्स का फॉर्मूला देखें, क्या हो जाएगा, A प्लस बी RT अपॉन वॉल्यूम ऑफ वेसल। बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अब की बेटा ये आपके n इंक्रीज कर रहे हैं, P को कांस्टेंट रखने के लिए आपके वॉल्यूम को डिक्रीज होना होगा। PV इज इक्वल टू nRT है बेटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, P वेसल V वेसल इज इक्वल टू n टोटल RT, ये लिख सकते हैं, आइडियल गैस। ओके, अब बेटा आपको पता है कि RT कांस्टेंट है, आपने n को इंक्रीज किया, आप इसको कांस्टेंट रखना चाहते हो, ठीक है। हाँ, तो V को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, V को इंक्रीज करना पड़ेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, आप अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो आपको V को इंक्रीज करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर को सेम रखने, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए तो वो, हाँ, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे किस पे, वॉल पे, तो पिस्टन आपको मूवेबल रखना पड़ेगा। रिजिड वाले में तो वॉल्यूम कांस्टेंट था, इस वाले में आपका प्रेशर कांस्टेंट करना है आपको, ओके। तो अगर आपका वी वेसल इंक्रीज हुआ, वी वेसल इंक्रीज हुआ, तो आप देखिए पी इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। बहुत ध्यान से, A प्लस बी RT ये तो कांस्टेंट रहा,
लेकिन वी वेसल इंक्रीज कर गया। जैसे ही आपने एन मोल ऐड किए, ये आपका इंक्रीज कर गया, तो आपका पी इक्विलिब्रियम मिक्सचर डिक्रीज कर गया। प्रेशर डिक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट किधर शिफ्ट करती है? प्रेशर डिक्रीजेस, equilibrium state shifts in that direction, where moles are increasing, तो जिस डायरेक्शन में मोल्स इंक्रीज हो रहे होंगे उस डायरेक्शन डिपेंड करेगा आपकी इक्वेशन कौन सी है। और यही क्वेश्चन इस पे मिलते हैं आपको। कोई भी एक इक्वेशन दी होगी, उसमें आपको देखना पड़ेगा मेरे मोल्स फॉरवर्ड में बढ़ रहे हैं, रिवर्स में बढ़ रहे हैं, या मोल्स में चेंज ही नहीं आ रहा। बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं इस पर्टिकुलर केस में मोलैरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? मोलैरिटी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मोलैरिटी डिक्रीज कह सकते हैं। ठीक है, ओके। पार्शियल प्रेशर पे, पार्शियल प्रेशर पे ये भी डिक्रीज होगा। अरे देखो ना, ए आर टी अपॉन वी एंड बी आर टी अपॉन वी, हाँ थोड़ा बहुत ए और बी में भी चेंज आएगा, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, बिल्कुल डिक्रीज कर जाएगा। और इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर, इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर क्या होता है? ए प्लस बी आर टी अपॉन वी, तो ए प्लस बी आर टी अपॉन वी, वी इंक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया? हाँ, बाकी आप चाहें तो डेल्टा एनजी वाला फॉर्मूला भी रट सकते हैं, बट सिंपल सा तरीका ये होता है कि आप बस ये ध्यान रखिए कि प्रेशर जब भी इंक्रीज होगा, प्रेशर जब भी इंक्रीज होगा तो आपकी जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर मैंने इंक्रीज कहा था, इंक्रीज हो रहा है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स रिड्यूस होंगे। ठीक है, और अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि वो उस प्रेशर को काउंटर, जो चेंज आया उसको काउंटर करना चाहता है। ठीक है, तो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे।